जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार केपी स्टडी अड्डा में। तो आज हमारी बरमाला सीरीज की तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में और समय और वेग के ग्राफ के बारे में। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और त्वरण को पढ़ने से पहले यानी एक्सीलरेशन को पढ़ने से पहले आप कल की दोनों लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि उसी में आपको पता चलेगा कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है। तो उसी अंतर को जानने के बाद आपको त्वरण समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो प्रकार की गति या दो प्रकार के वेग होते हैं। कौन कौन से? एक समान और एक असमान। तो एक होता है एक समान वेग और एक असमान। यानी रेगुलर वेलोसिटी और इर्रेगुलर वेलोसिटी। तो दोनों में अंतर क्या है? जैसे एक व्यक्ति चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगले सेकंड पे, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये हो गया, यानी प्रत्येक सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो क्या है, उतनी ही चल रही है। तो जैसे हम इसका मतलब उदाहरण क्या लेते हैं, हम कोई जैसे बस चल रही है वो रेगुलर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलती जा रही है। यानी वो कहाँ चल रही है? किसी हाईवे पर चल रही है। कहाँ चल रही है? किसी खाली हाईवे पर जिस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो हम वहां क्या उदाहरण देखेंगे तो हमें वहां पर एक ही एग्जाम्पल मिलेगा कि जरूर उस बस का क्या होगा, एक समान वेग रहा होगा। लेकिन असमान वेग की बात करें तो क्या रहेगा? जैसे किसी बाइक की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 हो जाती है, फिर अचानक से 6 है, फिर अचानक से 7 है, मतलब इसी प्रकार से घट रही है, बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? असमान वेग कहेंगे। तो एक समान वेग और असमान वेग में आपको पता चल रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे। अब 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 20 मीटर पर सेकंड है, फिर 30 मीटर पर सेकंड है, फिर 40 मीटर पर सेकंड है। तो क्या ये भी एक समान वेग है? ये भी एक समान वेग है अगर समय समान अंतर के साथ बढ़ रहा है। जैसे यहां 2 सेकंड में 10 मीटर है, फिर अगली 2 सेकंड, अगर मैं यहां अगली 2 सेकंड लिखूं या 4 सेकंड लिखूं तो इससे अगली 2 सेकंड में 20 मीटर है, फिर मैं लिखूं 6 सेकंड, यानी इससे आगे की जो 2 सेकंड है, यानी फिर से यहां भी +2 सेकंड होगी, यहां भी +2 सेकंड होगा। तो फिर कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। और फिर से यानी 8 सेकंड में कितना है? तो फिर से +2 सेकंड हुए। यानी समान समय अंतराल में जो वेग बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है वो समान बढ़ रही है। यानी 2 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? तो 10 से 20 हुआ यानी 10। फिर 2 सेकंड में कितनी बढ़ी? 20 से 30 हुआ यानी 10। तो हर एक 2 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 10। यानी प्रत्येक सेकंड में कितनी इसकी गति बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। ये जो इसकी वेलोसिटी है यानी इसकी जो वेग है वो प्रति सेकंड 5 मीटर बढ़ रहा है। तो यही होता है त्वरण। यानी प्रति इकाई समय में वेग का में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? वही त्वरण होता है। तो त्वरण हमेशा कौन सी गति में देखने को मिलता है? यानी किस वेग में? एक समान वेग में हमेशा हमें त्वरण देखने को मिलेगा। असमान वेग में हमें त्वरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका वेग यहाँ पर 1 सेकंड में 10 मीटर है, फिर अगली सेकंड में 5 है, फिर अगली सेकंड में 1 है। यानी यहाँ तो 1 सेकंड में 4 बढ़ रहा है, यहाँ तो 1 सेकंड में 5 घट रहा है, लेकिन यहाँ 1 सेकंड में 1 बढ़ रहा है। तो क्या इसमें हम कुछ आइडिया लगा पाएंगे? क्योंकि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये हो गया असमान वेग। लेकिन एक समान वेग, ये भी एक समान वेग है और ये भी एक समान वेग है। लेकिन एक समान वेग में 2 प्रकार से हम त्वरण को देखते हैं। अगर निश्चित समय में एक समान वेग है तो यहाँ त्वरण का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन निश्चित समय में वेग का मान बढ़ रहा है तो वहां हमें त्वरण देखने को मिलेगा। यानी हमें त्वरण में 2 बातों का पता चला। अगर असमान वेग है तो वहां तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं रहेगा।
लेकिन एक समान वेग में त्वरण दो प्रकार से कार्य करेगा। अगर एक समान वेग में निश्चित समय में वेग में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है तो त्वरण कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ हर एक सेकंड में वेग बिल्कुल नहीं बदल रहा है तो त्वरण 0 है। लेकिन प्रत्येक 2 सेकंड में वेग कितना बढ़ रहा है, यहाँ 10 से 20, 20 से 30 यानी 10 बढ़ रहा है प्रत्येक 2 सेकंड में, यानी पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से वेग में वृद्धि हो रही है। और जो प्रति सेकंड की गति से वेग में परिवर्तन होता है वही त्वरण होता है। आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक समान और असमान वेग समझ में आया होगा और आप पिछली दोनों लेक्चर्स को जरूर देखें जिससे कि आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाएं, क्योंकि वेग दो प्रकार का होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। उसी के आधार पर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें दोनों वेगों की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो हमने अभी जाना कि एक्सीलरेशन क्या है, यानी त्वरण। तो त्वरण के बारे में हमने अभी जाना कि एक समान वेग में, एक समान मतलब एक जो वेग रहता है समान समय में वेग में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वही हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या है, त्वरण, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वही क्या है, एक्सीलरेशन। तो इसे कैसे जानते हैं हम, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन क्या था, वेग में परिवर्तन यानी 10 से 20 होना, 20 से 30 होना। तो यही तो वेग में परिवर्तन है, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड। तो यही जो परिवर्तन हो रहा है, यानी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v। यानी v में से हमने u को घटाया जभी तो हमें परिवर्तन प्राप्त हुआ। तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, v माइनस यू अपॉन टाइम। टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट को हो जाएगा इसका वेग का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग का जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड है और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका जो एसआई मात्रक हम देखेंगे तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरे प्रकार से देखें तो ms माइनस 2, इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने एक्सीलरेशन के बारे में जाना। अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं, क्योंकि जब वेग में वृद्धि हो रही है यानी वेग इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें एक्सीलरेशन। लेकिन वहीं एक और चीज आती है, रिटार्डेशन यानी मंदन। तो मंदन क्या होता है, जिस प्रकार से वेग इंक्रीज यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम एक्सीलरेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन जब वेग में घटाव होता है यानी वेग जब घटता है एक समान दर से तो हमें मंदन प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं, वेग के घटने को हम मंदन कहते हैं। तो अभी मंदन के बारे में जानते हैं। जैसे मैं कहूं u और v, u हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और v फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अगर हमारा प्रारंभिक वेग 10 है और फाइनल वेग हमारा अंतिम वेग कितना है, 20 है, तो यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ वेग में इंक्रीज हो रहा है ना, प्रारंभ में 10 था और अंत में कितना हो गया 20, यानी वेग हमारा बढ़ रहा है, वेग हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। लेकिन मैं कहूँ प्रारंभिक वेग 20 और अंतिम वेग 10, तो जब प्रारंभ में हम 20 की गति से चल रहे हैं और अंत में हमारी स्पीड कितनी रह गई है, अंत में हमारी वेलोसिटी रह गई है 10, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें घटाव हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, इसे हम मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन यानी रिटार्डेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन। इसके फॉर्मूले सेम रहते हैं, त्वरण और मंदन एक ही फॉर्मूला है। अंतर क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज यानी वेलोसिटी में जो वृद्धि है उसको हम त्वरण बोल रहे हैं, लेकिन जो उसमें डिक्रीज हो रहा है, स्पीड जो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसे हम रिटार्डेशन नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला सेम ही हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है, यानी ये घटाव हो रहा है। तो हमने एक्सीलरेशन और मंदन यानी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में हमने जाना। वेलोसिटी की जो वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। लेकिन वेलोसिटी में जो घटाव होता है यानी वेग में जो स्पीड में जो घटाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मंदन बोलते हैं। इन दोनों के बारे में हम और आगे जानते हैं, इतना आप नोट कीजिए। जैसे हमें पता चला एक बस है, वो 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलना शुरू करती है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलना शुरू कर, इसे 10 मीटर नहीं, इसे हम मानते हैं, एक एग्जांपल है 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती है, इसे हम मान रहे हैं यू। और अचानक से 10 सेकंड बाद वो रुक रही है, 10 सेकंड बाद क्या हो रहा है, वो रुक जाती है। 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद जब वो रुक जाती है, जब रुक जाएगी तो क्या होगा, जब रुकेगी कोई चीज, जब बस रुकेगी तो उसकी जो अंतिम वेग रहेगा, फाइनल वेलोसिटी, जब वो रुक गई तो क्या कोई गति कर रही है, तो उस टाइम पे वो किसी गति में नहीं रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब ये एक अपने पास क्वेश्चन हो गया, अगर कोई बस 36 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करती है और 10 सेकंड बाद वो अचानक से रुक जाती है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, इसमें त्वरण हो रहा है या मंदन हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर त्वरण हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, और अगर मंदन हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में क्या रहेगा, 36 इंटू 5/18, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, यू आ गया। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखना है अगर कोई बस 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ कर रही है और 0 मीटर पर सेकंड पे वो रुक रही है, तो वेग का क्या हो रहा है, वेग में घटाव हो रहा है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें होगा हमारा पहले का आंसर आ गया, इसमें होगा हमारा मंदन यानी रिटार्डेशन। दूसरी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो अभी मैंने कहा मंदन को भी और त्वरण को सेम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें v माइनस यू करेंगे और अपॉन t 10 सेकंड रहेगा। तो v की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 10 की वैल्यू 10, और इसे क्या है 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से जब डिवाइड करेंगे, अब सभी लोग बोलेंगे कि -1 मीटर पर सेकंड आएगा, कितना आएगा, -1 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका जो डिनोट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो मंदन को भी पॉजिटिव वे में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, वेग के जो इक्वेशन है, यानी वेग के बारे में जो हमें 3 इक्वेशन पढ़नी है उसके बारे में हम देखते हैं, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करना प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले एक चीज और जानते हैं हम ग्राफ के बारे में। जो समय और वेग में ग्राफ होते हैं दो प्रकार के, एक तो बताता है वेग और समय को, एक वेग और समय को बताता है, और एक बताता है विस्थापन और समय को। दो प्रकार के ग्राफ होते हैं, विस्थापन और समय का ग्राफ, और दूसरा होता है वेग और समय का ग्राफ। तो ये क्या होते हैं ग्राफ? तो ग्राफ होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो सबसे पहले इसकी 5 इक्वेशन बनती हैं और इसकी 5 इक्वेशन बनती हैं। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये रहा हमारा सबसे पहले विस्थापन और समय का ग्राफ। विस्थापन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? टाइम। दूसरी ओर ये है वेग, और ये रहेगा समय। ये रहेगा वेग और ये रहेगा समय। इसको हम सब जानते हैं, ये एक्स एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और समय के ग्राफ को देखें तो इसमें 5 चीजें रहती हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा, ये फोर्थ, ये और ये फिफ्थ। तो सबसे पहली जो लाइन हमें ग्राफ दिख रहा है, इसे इस प्रकार से भी जब एग्जाम में आएगा तो एक ही प्रकार से आएगा। इसे इस प्रकार एग्जाम में लिखा हुआ देंगे और पूछेंगे कि ये ग्राफ किस चीज को, यानी विस्थापन और समय का ग्राफ, ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली जो हमारे पास ग्राफ है, सबसे पहला चीज हमें दिखा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन में वृद्धि हो रही है। सबसे पहला क्या दिखा रहा है? इसमें विस्थापन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये विस्थापन है, ये समय। अगर कोई ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है तो क्या होता है? यानी इसमें विस्थापन और समय क्या बताता है? विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। तो पहला जो विस्थापन और समय का ग्राफ है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट क्या है? विस्थापन और समय का ग्राफ क्या दिखाता है? वेग। विस्थापन और समय का ग्राफ वेग दिखाता है, और वेग और समय का ग्राफ हमें क्या दिखाता है? त्वरण। ये नोट करके आप इसे भी लिखिए। वेग और समय का ग्राफ हमें त्वरण यानी एक्सीलरेशन के बारे में बताता है, क्योंकि वेग बटे समय त्वरण रहता है। तो ये क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन। कोई ग्राफ बढ़ता हुआ दिखता है तो उसमें क्या होता है? वृद्धि। तो पहला पॉइंट इसे देखेंगे, ये वाला हमें पहला क्या कर रहा है? तो इसमें हो रहा है वेग में वृद्धि। दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर जाना है यानी किसी चीज में डिक्रीजन होना है, यानी घटना। तो इसमें क्या हो रहा है? वेग में घटाव हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा क्या है? ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर, एक समान वेग। तो इसी को हम बोलते हैं जो तीसरा प्रकार रहेगा। अगर एग्जाम में आ गया कि विस्थापन और समय का ग्राफ ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक समान वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार का ग्राफ क्या करेगा? एक समान वेग को रिप्रेजेंट करेगा, एक समान वेग को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ को देखते हैं। तो फोर्थ क्या करेगा? जैसे मैंने ये ग्राफ यहां पर बना लिया, फोर्थ ये जा रहा है, फोर्थ जाएगा जैसे ये 2 4 6 2 4 6, ये 2 4 6 2 4 6। तो फोर्थ क्या करता है? जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज अगर यहां पर है तो ये क्या करेगा? सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाली चीजों को लिखते हैं। तो ये हो गया 2 और 2, ये क्या हो गया? सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली चीजों को ले, ये 8 हो गया। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की चीजें क्या रहेंगी? तो एक्स एक्सिस की चीजें इस प्रकार चलेंगी, और वाई एक्सिस जो, और ये वाई एक्सिस की जो चीजें हैं वो इस प्रकार से चलेंगी।
तो ये क्या रहेगा, ये हमारा 8 और ये 2। फिर यहाँ पर कोई चीज पहुंच गई तो ये 8 और ये 4, ये यहाँ पर कोई चीज पहुंच गई तो ये 8 और 6। यानी ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, ये समय है और ये विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है स्थिति। जैसे मैं यहाँ पर हूं, यहां से चलकर यहां तक आ गया, तो वहां से चलकर यहां तक आना, ये मैं विस्थापित भी हुआ, और ये मेरी स्थिति अभी यहां थी, मैं चलकर वहां पहुंचा तो मेरी स्थिति वहां पर हो गई। तो जब 8 सेकंड, मान के चलो ये समय है हमारा, इसी समय में मैं 2 मीटर पर था, इसी समय में मैं 4 मीटर पर था, इसी समय में मैं 6 मीटर पर पहुंच गया। तो क्या समान समय में किसी की स्थिति बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। तो इस प्रकार का ग्राफ क्या रहेगा, इस प्रकार का ग्राफ असंभव रहेगा। तो अगर इस प्रकार का ग्राफ कोई देता है तो उसका आंसर क्या होगा, ये ग्राफ असंभव रहेगा। और 5वें ग्राफ की बात करें, अगर इस प्रकार का ग्राफ आता है तो उसमें क्या होगा, जैसे ये क्या है, ये 2, 4, 6 और 8, तो ये स्थिति क्या रहेगी, ये स्थिति रहेगी 2 और 8 की। ये स्थिति क्या रहेगी, 4 और 8 की। ये स्थिति क्या रहेगी, 6 और 8 की। जैसे सबसे पहले x एक्सिस को लेंगे तो 2 और कितने पे है, 8 पे, फिर ये 4 और 8, फिर ये 6 और 8। यानी इसमें हमारा सेम क्या रह रहा है, इसमें सेम हमारा विस्थापन रह रहा है और समय बढ़ रहा है। यानी समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन सेम, यानी जो हमारी स्थिति है वो वही है और समय बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम विराम अवस्था में। इसका मतलब क्या है, विराम अवस्था। क्योंकि 5वां जो हमारा ग्राफ है ये किसे दर्शाता है, ये दर्शाता है विराम अवस्था। ये दर्शाता है विराम अवस्था यानी डिस्प्लेसमेंट। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं वेग और समय के ग्राफ के बारे में। अब वेग और समय के ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो इसमें फिर से 5 चीजें बनेंगी। 5 चीजें क्या रहेंगी, जैसे ये हमारा वेग हो गया 2, 4, 6 और 8, ये समय हो गया। 2, 4, 6 और 8 ये समय हो गया। ये फिर से x एक्सिस और y एक्सिस रहेगा, ये समय है। तो वेग और समय क्या बताता है, हमें त्वरण बताता है। जैसे पहला ग्राफ ही हमारा इस प्रकार जा रहा है, दूसरा इस प्रकार, तीसरा इस प्रकार, चौथा इस प्रकार और 5वां इस प्रकार। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पहला हमें क्या दिखाता है, तो पहला किसी भी ग्राफ में यानी ऊपर की ओर जाना तो वृद्धि होना, यानी त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण में वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या दिखा रहा है, तो एक समान त्वरण यानी एक समान वेग। एक समान हम वेग भी बोल सकते हैं, त्वरण भी बोल सकते हैं। तो एक समान त्वरण कर सकते हैं इसे। तीसरा हमें क्या दिखा रहा है, तो तीसरा हमें दिखा रहा है यानी किसी भी ग्राफ में गिरना तो त्वरण में कमी, यानी यहां हम कह सकते हैं मंदन। त्वरण यानी त्वरण घटना, त्वरण में घटाव यानी मंदन हो रहा है यहां पर। फोर्थ क्या बता रहा है हमें, फोर्थ को अगर एक साइड बनाकर देखें तो जैसे ये समय है 2, 4, 6, ये क्या हो गया, ये वेग हो गया 2, 4, 6। तो x एक्सिस को सबसे पहले हम लिखेंगे, x एक्सिस को सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 6 और 2, यहाँ रहेगा 6 और 4, यहाँ रहेगा 6 और 6। यानी समान समय में हमारा वेग बढ़ सकता है। यानी समय हमारा क्या है 6 सेकंड, स्पीड 10 और समय 6 सेकंड है, स्पीड 20। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता।
तो फोर्थ जो हमारी स्टेट ये क्या बताती है, तो ये ग्राफ क्या रहेगा, असंभव रहेगा। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या बता रहा है, पांचवा पॉइंट ये है, तो पांचवा इसमें देखते हैं 2 4 6, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 2 और 8, ये 4 8 और ये 6 और 8। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा वेग सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें वेग सेम है लेकिन हमारा जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। समय बढ़ रहा है और वेग सेम चल रहा है, तो एक समान वेग हो है, ये क्या है, एक समान वेग, यानी त्वरण इसमें क्या है, शून्य। तो हम इसमें त्वरण शून्य लिख सकते हैं या एक समान वेग भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, एक समान वेग। इसे आप नोट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गति के समीकरण। तो गति के समीकरण हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे गति और समय, यानी स्पीड और वेलोसिटी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को करना कल से प्रारंभ करेंगे। और कल से ही हमारी जो मेन क्लास है, यानी बरमाला सीरीज हमने जिसके लिए स्टार्ट की है, उसका उद्देश्य कल की क्लास में ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछना ही रेलवे का मेन टारगेट रहता है। और कल से हम गति के समीकरण पढ़ेंगे और वो समीकरण किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स में हमें फिट करने हैं, किस जगह पर हमें कौन सा जो समीकरण है, कौन सी इक्वेशन कहाँ लगानी है, ये हम कल की क्लास में पढ़ना सीखेंगे। और न्यूमेरिकल्स कल हम पढ़ेंगे 5 प्रकार, यानी 5 टाइप हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने टाइप से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास देखना न भूलें, और ये पिछली 3 क्लासों को तो बिल्कुल देखना ना ही भूलें, जब भी हम कल की न्यूमेरिकल्स की क्लास समझ पाएंगे। धन्यवाद।